होप कि प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एग्जम्प्टेड इनकम, कि ऐसा कौन कौन सा इनकम होता है जो बेसिकली एग्जम्प्टेड होता है। यस या नो? देखिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, एक बार स्टडी कर लेंगे फिर से। मिला? रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज। हाँ तो हाँ तो ये तो बता चुके थे। ओके, तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक टॉपिक हम लोग इंडिविजुअल का पढ़ चुके थे। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ residence and tax liability under the HUF। तो आप लिखेंगे बच्चे HUF, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये तीनों को एक ही कैटेगरी रखा गया है। HUF, फर्म, HUF, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखिए इसमें मतलब ये तो समझ में आया कि हिंदू अविभाजित परिवार HUF जो है इसमें पॉइंट कर रहा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि वो किसको कब भारत का निवासी परिवार माना जाएगा। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखेंगे बच्चे, और
HUF is said to be resident in India said to be resident लगा दीजिए, हाँ resident in India if the control and management of its affairs are फुल समझते हैं, पूरा का पूरा फुल्ली, HOWLLY, या तो पूरा का पूरा और पार्शियली situated in India during the relevant previous year. पढ़ के देखिए, बार समझ में आया? हाँ, यस, मैनेजमेंट कर रहा है। हाँ, एक हिंदू अविभाजित परिवार जो होता है, HUF जो होता है, वो प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस तभी माना जाएगा जब वो निम्नलिखित कंडीशन को फुलफिल करेगा। बच्चे, कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो पूरा का पूरा या तो पार्शियली रूप में भारत में स्थित हो, मतलब सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में हो, एवं जो करता है, करता समझते हैं, जो मेल मेंबर, हाँ, हेड ऑफ द फैमिली, या जो मैनेजर है वो प्रीवियस ईयर से पूर्व के यानी पहले के, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 वर्ष में से, कितना वर्ष में से, 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में से कम वो 2 वर्ष भारत में रहा हो, या 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन, 730 डेज, 10 वर्ष में, 10 ईयर में 2 साल, यानी पूर्व के, यानी जो प्रीवियस ईयर आपका है उससे 10 वर्ष पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 साल वो रहा हो, या नहीं तो एक कंडीशन और उसमें कहता है कि 7 साल में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, तभी वो रेसिडेंट इन इंडिया। ये पॉइंट समझ में आया? देखिए आपका 730 दिन यानी 2 साल, या तो 10 साल में, या तो, हाँ, तो या तो 10 साल में या तो 7 साल में, नहीं 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी के रूप में, या फिर 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए सेकंड लिखिए, इसमें और लिखना है, इसको लैंग्वेज में लिखवा दे दोनों पॉइंट। देखिए 2 कंडीशन है, रुक जाइए, और रेसिडेंट, पैराग्राफ चेंज करके, और रेसिडेंट HUF, is treated as a resident and ordinarily a resident in India if the karta satisfies both the following conditions.
देखो 2 शर्त है, लेकिन अगर पहला ही फुलफिल कर दिया 10 साल में 2 वर्ष रह गया तो वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। या नहीं तो एक ऑप्शन और देता है कि 10 या तो 7, कम से कम 2 वर्ष या 730 दिन, इसको याद रखिएगा। देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखिए, he has been resident in India at least 2 out of 10 years. At least 2 out of 10 years immediately preceding the relevant year. हाँ नहीं, सिटीजन अलग चीज है, रेसिडेंशियल स्टेटस बच्चे हम बताए समझाए थे कि अगर मान लो सिटीजनशिप भारत का ही है लेकिन वो विदेश में रह करके अपना बिजनेस करता, नहीं कहते भारतीय मूल का है, ठीक है, तो उसका ये कंडीशन जो है इसको फुलफिल करना पड़ेगा। सेकंड लिखिए, फर्स्ट ये समझ में आ गया, सेकंड लिखिए, he has been in India, he has been in India for a period of 730 days (730 दिन और मोर या ज्यादा during 7 years immediately preceding the relevant year. दो कंडीशन है ना, या तो 10 साल में आप 2 साल रहिए प्रीवियस के, है ना, और सेकंड कंडीशन कर रहा है कि आप क्या 7 साल में 730 दिन। लिख लिए 7 year immediately preceding the relevant year. If कर्ता does not satisfy, पैराग्राफ चेंज करके, any of the above condition, if the कर्ता does not satisfy any of the above condition, then HUF is treated तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि कोई भी जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको हम
किस कंडीशन, क्योंकि तीन तो समझाए थे ना कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उसको रेसिडेंट तो दो प्रकार का, और एक होता है नॉन रेसिडेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ना, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक ऑर्डिनरली और दूसरा क्या, नॉट ऑर्डिनरली। ठीक है, तो उसमें से एक एचयूएफ को कब हम रेसिडेंट मानेंगे, कब हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, तो ये कहता है एचयूएफ में, जो एक एचयूएफ को तभी हम रेसिडेंट मानेंगे जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूर्ण रूप से, देखो दो कैटेगरी, ऋतिक दो टाइप टॉपिक हुआ, एक तो जो प्रबंधक मैनेजमेंट है या जो कंट्रोल है भारत में रह के करता हो, और एक क्या है कि नहीं भारत के बाहर स्थित हो। तो जो भारत के बाहर स्थित होता है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन रेसिडेंट में। ठीक है, और जो भारत में रहता है वो रेसिडेंट में आता है। अब रेसिडेंट में दो कंडीशन बताया कि प्रीवियस ईयर का जो है 10 साल में से वो 2 साल भारत में रहा हो, या प्रीवियस ईयर के 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन, यही दो कंडीशन याद रखना है। 10 साल में 2 वर्ष या 7 साल में 730 दिन, यही हम अभी तक नोट करवाए बच्चे। चलिए अब सेकंड में लिखिए, अगर ये करता, क्या लिखवा है, इफ करता सैटिस्फाइड डज नॉट सैटिस्फाइड एनी ऑफ द अबव कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन में से करता सैटिस्फाइड नहीं करता है, then HUF is treated as resident but not ordinarily resident. Treated as resident, निवासी तो उसको माना जाएगा, लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट के तीसरा के लिए ये पहले एक बार पढ़ लो, तो पहले देखो तो पढ़ करके आया समझ में। आप नहीं आपको लिख देगा कि इतना दिन 10 साल का बोल रहा है, अब 10 साल में लिख देगा मतलब 5वां साल 180 दिन रहा, 7वां साल 30 दिन रहा, 8वां साल 200 दिन रहा, तो दिनों की संख्या कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना बताएं दिन में 730। अगर ये 730 दिन है तो वो किस में आएगा, ज्यादा होगा और बढ़िया है, तो तुम्हें उसको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो इसका मतलब वो किसमें चला जाएगा, हाँ नॉन इसमें। सर जो क्वेश्चन में लिखा होगा कि 7 इयर्स में इतना था, हाँ वो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, इतना इतना तारीख से इतना तारीख का वो भारत में रहा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। हाँ ये लाइन लिख लीजिए, वो ये है, इफ पैराग्राफ चेंज करके स्टार कर दीजिए, थोड़ा स्टार वहां पर दे दीजिए स्टार करके, if HUF's control and management, if HUF's control and management is situated fully, WHO संपूर्ण outside India, then it is treated as non-resident. Then it is treated as non-resident. अब आपको ऋतिक समझ में आ जाएगा पूरा टोटल तीनों का तीनों, एक बार पढ़ के पूरा देखिए तो बच्चे।
और इसी को बच्चे आपको इस लिंक को हम ग्रुप में भी भेज दिए हैं, जो नोट्स लिखवाए हैं। प्लीज सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, नोट बना लेंगे। हालांकि यहाँ पर बनाते जाएंगे तो आपको बेटर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या फिर से इसको समझाएंगे, समझ में आ गया? बताओ शॉर्टकट में इसको। इसमें ये तो समझ में आ गया कि 3 पॉइंट है। कौन कौन 3 पॉइंट है? एक तो रेसिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, 3 भाग में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो पहला आप ऐसे भी कह सकते हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। एक तो सिंपल रेसिडेंट हो गया और दूसरा नॉन रेसिडेंट हुआ। रेसिडेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एक आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा आपका हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये कहता है कि जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल भारत में रह करके किया गया हो, ठीक है, तो वो आता है रेसिडेंट में। और जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो वो आ जाता है किस में, डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट में। और ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। अब रेसिडेंट के बारे में कह रहा है कि भैया जो भी आपको करता है, करता मतलब जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेल मेंबर होता है, ठीक है, जिस पर वो परिवार चलता है, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति प्रीवियस ईयर के बिफोर, जैसे अभी कौन सा साल है, अभी आपका 22-23 असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 21-22 हुआ। तो 21-22 से पहले 20-21, 19-20, 18-19, 17-18 ऐसे करके 10 साल तक काउंट करेंगे, गिनेंगे। अगर वो दिनों माने 2 महीना 10 साल में कम से कम कितना, 2 साल, 10 साल में कम से कम 2 साल, या आपको कह रहा है कि जो प्रीवियस के 7 सालों में 730 दिन, तो 10 साल में 2 साल या 7 साल में 730 दिन, तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। अदरवाइज उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, भारत से बाहर चला जाता है कमाने के लिए, भारत से बाहर चला, तो अगर 10 साल में वो 2 साल नहीं रहा भारत में, तो वो किस कंडीशन में चला जाएगा, तीसरा में, है ना, नॉन रेसिडेंट में। ओके, नॉट ऑर्डिनरी नॉट हाँ अलग है ना, अलग ना, ऑर्डिनरी नॉट नॉन रेसिडेंट में कुछ नहीं, जैसे इंडिया में अगर करेगा बाहर जाएगा। यानी ऊपर का दोनों कंडीशन में से आपको बताए ना, कोई कंडीशन he has been resident in India according to the rule application in individual, he 2 out of 10 year preceding the previous year, that is fulfill at least one of the basic condition is to become resident at least 2 years and he has, हाँ इसी का है दोनों। जैसे 10 साल में 2 साल होना चाहिए, अनेक के साथ दोनों एक क्राइटेरिया मैच। चलिए तो लिखिए दो, रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस of a firm or association of person or association of person. A partnership firm, उसमें लिखिए, a partnership firm or association of person is said to be resident, is said to be resident, is said to be resident in India
if then control and management इफ दैट, वही रूल है जो ऊपर में आपका एचयूएफ के लिए बताए ना, वही चीज है, लेकिन उसको एक लैंग्वेज में क्या किया है, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। वही सेम है, वही है। आप लिखिए ना, आप जब पूरा सेंटेंस लिखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्या लिखे, ऑफ इट्स अफेयर्स होली और पार्शियली situated within India, during the relevant previous year. हाँ, relevant previous year. यह समझ में कि अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया से ही हो रहा है, ठीक है। आगे लिखिए, इट इज however treated as non-resident in India, if the control and management of its affairs are situated only outside India, मतलब भारत के बाहर स्थित हो। चलो एक बार पढ़ के देखो। समझ में आ गया, पढ़ लिए। हाँ, प्रीवियस ईयर से लगातार, हाँ, इतना सालों के अंदर में। चलिए अब हम लोग लिखेंगे बच्चे किसके बारे में, कंपनी के बारे में। लिखे तो हेडिंग लिखिए कंपनी। पर एक क्वेश्चन कर ले इस पर, लिखे तो क्वेश्चन। श्री इंद्र गोपाल प्रिंसिपल ऑफ HUF lives permanently out of India
permanently out of India, but he has authorized his brother for the purpose of management and control a part of the business of family, State residential status of family, for the assessment year 2022-23. बनाइए। इसमें ब्रदर को सरप्राइज देना। यानी ऊपर का जो दोनों कंट्री को भारत में ही रहता है, क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में जो एचयूएफ का नियंत्रण कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो आंशिक रूप से पार्शियली भारत के अंदर स्थित है, किंतु बट परिवार का जो यानी फैमिली का जो करता है श्री इंद्र गोपाल वो अस्थायी रूप से भारत के बाहर रहता है। ठीक है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, श्रेणी बी में आएगा, जो आपका ये है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। हाँ, समझ में क्यों हुआ? नहीं, सीधा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हाँ, चलिए कंपनी में लिखिए। सेक्शन आपको 6 क्लॉज 3 में दिया हुआ है इसका। क्लॉज 2 में फर्म और एओपी है। नहीं, क्लॉज 2 और सेक्शन 6 क्लॉज क्या है? 2 नहीं है, 3 है। 2 में तो वो फर्म और 3 है। इसमें क्या कर रहा है? ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 नहीं, कंपनी एक्ट 2013 नहीं, ये आपको बता रहा है कि ये तुम तो इनकम टैक्स करते हैं ना, तो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है उसका सेक्शन 6 और क्लॉज कितना है 3 में एक कंपनी के बारे में बताया कि कौन कंपनी रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, कौन आपको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा और कौन नॉन रेसिडेंट होगा। समझ में आया? तो पहला पॉइंट तो यही लिखिएगा, कभी समझ लीजिए।
एक कंपनी को रेसिडेंट होने के लिए पहले तो वो भारत का कंपनी हो, सिंपल, किसका कंपनी हो, भारत का कंपनी हो। दूसरा कि यह यदि कंपनी विदेशी है, यानी बाहर की कंपनी है, तो प्रीवियस ईयर में उस विदेशी कंपनी का प्रभाव यानी प्रबंध जो भी कंट्रोल और मैनेजमेंट होगा, जिसको हम लोग प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM, POEM। ये आपको इसका मतलब समझे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब कंपनी विदेशी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो कहां पर रह करके हो रहा हो, इंडिया। पता गया समझ में? तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और नॉट रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, इसमें वह एक भारतीय कंपनी नहीं है, ठीक है, और दूसरा विदेशी कंपनी के साथ उसका नियंत्रण और प्रबंध यानी जो कंट्रोल और मैनेजमेंट होगा वो पूर्णतः यानी पूरा का पूरा या पार्शियली रूप से भारत के बाहर से चलता है, नहीं समझ में? अरे भारतीय कंपनी हो और कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत में रह रहा हो तो वो आएगा रेसिडेंट में, लेकिन विदेशी कंपनी हो और कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से हो, विदेश से हो, तो फिर वो आपका इसमें नॉन रेसिडेंट में चला जाएगा। चलिए इसी को दिखवाते हैं। विदेश में रह रहा हो लेकिन उसका भारत की कंपनी लेकिन वो कंट्रोल नहीं, तब नहीं सर, वो यहाँ रहता है, विदेशी कंपनी है ना, भारत में भी है तो विदेशी कंपनी है ना। और अच्छा, ये बोल रहा है जैसे विदेश का कंपनी है, हाँ उसको उसका कंपनी है अभी इंडिया में, तो उसका कंट्रोल सर वहीं से होगा, तो किसका कंपनी, विदेशी कंपनी ना है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, मतलब क्या होगा, वहां से हेड ऑफिस तो उसका वही होगा, तो वहां से कंट्रोल मैनेजमेंट होता है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या पहला पॉइंट तो ये लिखिए, पहला पॉइंट नहीं ऐसे लैंग्वेज लिखिए, एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज, an Indian company is always resident in India. An Indian company is always resident in India. ये समझ में आया? चलिए कंपनी में रेसिडेंट को लिखिए। A company is said to be resident, ये सेक्शन 6 और क्लॉज 3 कहता है। पहला रेसिडेंट को डैश देके लिखिएगा। A company is said to be resident in India in any previous year, if, यदि से रेसिडेंट में लिखवा रहे हैं, if कंडीशन नंबर फर्स्ट को ए बी करके लिख लो, नीचे में लिखो ए, इट इज एन इंडियन कंपनी, वो भारतीय कंपनी हो, और बी नंबर में लिखिए ड्यूरिंग दैट ईयर, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of its affairs is situated wholly in India. और एक चीज और याद रखिएगा, if management and control is situated only in India, the company is resident here
and it does not in the last matter where the actual selling and buying of goods take place. Normally, control and management of a company affair is situated at place. Material है आपके पास में? आप लोग पास में नहीं है? चलिए ये पॉइंट समझ में आया रेसिडेंट का. चलिए दूसरा लिखिए. नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनरली रेसिडेंट. जब जब भी हम रेसिडेंट लिखवाएंगे तो पहला ऑर्डिनरली और दूसरा नॉट ऑर्डिनरली. अब नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट लिखिए. इसमें सर ऊपर लिख रहा हूं ब्रैकेट लिख सकते हैं. अ कंपनी इज नेवर, इसमें एक सेंटेंस समझ लीजिए. अ कंपनी इज नेवर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. कंपनी कभी भी समझना क्या. दूसरा कोई भी कंपनी जो है सो आपको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता है. तीसरा लिखिए नॉन रेसिडेंट. If a company does not satisfied if the company does not satisfy both the aforesaid जो ऊपर में कहा गया है, both the aforesaid conditions of residence लिखिए. हाँ, condition of resident, it is said to be non-resident company. It means neither the company is an Indian company it means neither the company is an Indian company nor the control and management of its affairs is situated only in India. बस ये कंपनी का भी यहाँ पर हो गया. नॉट ऑर्डिनरी से एक ही लाइन बताया है कि या तो वो रेसिडेंट होगा यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा. दो ही चीज. कोई भी कंपनी है ना कि अ कंपनी इज नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा. या तो रेसिडेंट होगा या तो क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट होगा. रेसिडेंट में भी चाहे तो वो भारतीय कंपनी हो या उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल क्या कहाँ से हो, भारत से. रेसिडेंट में से ऑर्डिनरी बना. हो गया ना, कोई दिक्कत? ओके बच्चे इसको कर लीजिए बढ़िया से. थैंक यू ऑल ऑफ यू.